नमस्कार, मैं हीराजी शंकर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी आज़ादी के बाद भारत की जो राजनीति रही है उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो विभिन्न चुनौतियां थी उनमें से एक चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो उस चुनौती के बारे में पढ़ा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर। देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके समक्ष अनेक चुनौतियां थी और उनमें से 3 चुनौतियों की हमने पहचान की थी। 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी? एक तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दूसरी लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती और तीसरी जो चुनौती थी वो समग्र आर्थिक विकास की चुनौती। और हमने ये भी पढ़ा था कि हम इस पूरी किताब में, पूरी पुस्तक में इन तीनों चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत ने इन तीनों चुनौतियों का समाधान किया, इन तीनों समस्याओं का समाधान किया। पिछले अध्याय में हमने राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई चुनौती के बारे में डिटेल से पढ़ा था, जैसे कि भारत का विभाजन जब हुआ तो विभाजन की समस्या का समाधान भारत ने कैसे किया। इसके अलावा रजवाड़ों या रियासतों के एकीकरण को भारत ने किस तरह से सुलझाया। और तीसरा हमने ये भी पढ़ा कि जब ये 2 चुनौतियां यानी विभाजन और एकीकरण वाली समस्याओं का समाधान हो गया था तो राज्यों की तरफ से आने वाले पुनर्गठन की मांगों को भारत ने किस तरह से हल किया था वो भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो इस प्रकार से पिछले अध्याय में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौती से संबंधित सभी बातों का अध्ययन किया। अब अगली जो चुनौती है भारत के सामने या आजाद भारत के सामने जो चुनौती रही वो थी लोकतंत्र को कायम करना या लोकतंत्र को स्थापित करना। तो अब आज का जो टॉपिक है वो कुछ इसी तरह का है कि भारत में लोकतंत्र किस तरह से शुरू हुआ, लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ। वैसे इस अध्याय का नाम तो है एक दल के प्रभुत्व का दौर, लेकिन इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि भारत में किस तरह से लोकतंत्र शुरू हुआ और उसके बाद में लोकतंत्र का क्या स्वरूप हमारे सामने रहा। यस, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि लोकतंत्र स्थापित करने की जो चुनौती है उस चुनौती का हमने कैसे सामना किया। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के सामने विकट परिस्थितियां थी और भारत के साथ अनेक और देश भी जैसे आजाद हुए थे, यानी औपनिवेशिक चुंगल से जो देश आजाद हुए उनमें उतना साहस नहीं था कि वो लोकतंत्र स्थापित कर सके। भारत राष्ट्र निर्माण जैसी भयंकर जो चुनौती है उसे जूझ रहा था और उसी दौरान लोकतंत्र शुरू करना भारत के लिए भी किसी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन भारत ने या भारतीय नेताओं ने इस कठिन डगर को ही चुना, यानी कि लोकतंत्र को ही चुना। मैंने कहा कि अनेक 1960 के दशक में जो औपनिवेशिक चुंगल से मुक्त हुए देश थे उन्होंने ये साहस नहीं किया कि वो लोकतंत्र को शुरू कर सके, इसलिए वहां पर कुछ दिनों के लिए गैर लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो गई। और कुछ दिनों के लिए अगर गैर लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो जाती हैं तो फिर ऐसी गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक सरकार को हटाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय नेताओं ने लोकतांत्रिक रास्ता ही चुना। और वैसे लोकतंत्र के संबंध में हमारी जो सहमति थी वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही थी, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में इस बात को लेकर सहमति बन गई थी कि भारत में आगामी जो भी सरकार का स्वरूप होगा वो लोकतांत्रिक होगा, यानी लोकतांत्रिक तरीके से ही हम भारत की विविधता को सहेजेंगे और भारत के विकास में हम अपना योगदान देंगे। तो लोकतंत्र को शुरू करने की जो चुनौती है उसका सामना हमने कैसे किया, या यूं कहें कि भारत में लोकतंत्र किस तरह से शुरू हुआ। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। अंगीकृत यानी स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि लागू ये 2 महीने बाद में हुआ। 2 महीने बाद मतलब भारत का संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को ये भारत का संविधान लागू हुआ। अब संविधान सम्मत सरकार का अब गठन होना था, क्योंकि संविधान का निर्माण हो चुका है और संविधान के अनुसार शासन चलना है। हाँ, इससे पहले जो सरकार भारत में थी, यानी देखिए भारत आजाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को और हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 को। तो इस दरमियान भारत में शासन तो हो रहा था भाई, अंग्रेज तो 15 अगस्त 1947 को जा चुके थे। तो भारत में जब संविधान लागू हुआ या संविधान सम्मत सरकार अस्तित्व में आई, इससे पहले भारत में जो शासन चल रहा था
वो एक अस्थायी सरकार के द्वारा चल रहा था, यानी अंतरिम सरकार शासन कर रही थी। एक अंतरिम का मतलब होता है अस्थायी, एक अस्थायी या टेम्परेरी सरकार है, वो शासन कर रही थी कि जब तक संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार अस्तित्व में न आ जाए तब तक ये अंतरिम या अस्थायी सरकार शासन संबंधी गतिविधियों का संचालन करेगी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उस सरकार के अध्यक्ष थे, जिनको बाद में प्रधानमंत्री पद के रूप में जाना गया। तो इस तरह से ये जरूरी भी था कि बहुत जल्दी है वो निर्वाचित सरकार है वो अस्तित्व में आए, तो इसके लिए चुनाव करवाना जरूरी है। और भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी एक निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और सुकुमार सेन को निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जिनका पद नाम है आयुक्त। तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी भारत में? निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयुक्त बनाए गए वो कौन थे? सुकुमार सेन। यानी सुकुमार सेन के नेतृत्व में अब चुनाव संपन्न करवाने थे। तो ये चुनाव शुरू करना या संपन्न करवाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। किस तरह से चैलेंज था, आइए हम समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जनवरी 1950 में ही चुनाव करवाने के लिए भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया था। तो निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? जनवरी 1950 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमने पढ़ा सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग का काम क्या था कि भारत में चुनाव करवाना। तो चुनाव किनके करवाने थे? तो केंद्र सरकार की बात करें तो संसद के चुनाव होने थे। संसद का मतलब 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसमें से लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किए जाते हैं, तो चैलेंजिंग काम तो सबसे पहले लोकसभा के चुनाव ही थे। तो लोकसभा के चुनाव करवाने थे। और राज्यों की सरकार बनानी है तो इसके लिए राज्यों की विधानसभा के चुनाव करवाने थे। तो तात्कालिक भारत के चुनाव आयोग के सामने, निर्वाचन आयोग के सामने जो चुनाव थे वो संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा के चुनाव करवाने थे और राज्यों में विधानसभा के चुनाव करवाने थे। पहला जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें सदस्य संख्या रखी गई 489। इसका मतलब पूरे भारत को विभिन्न समान जनसंख्या के आकार में निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना था, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना था। देखिए, हालांकि विभिन्न राज्यों में जो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अनेक इकाइयां बनी हुई है जिनको जिला कहते हैं, लेकिन जिला है वो समान आकार के आधार पर नहीं बने हुए, इसलिए किसी जिले को हम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं मान सकते। यानी हमें क्या करना होगा कि समान जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना होगा। देखिए, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना या उनका निर्धारण करना ये प्रशासन का विषय, इसमें जनता का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, जनता की कोई भागीदारी नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ा जो काम था वो था मतदाता सूची तैयार करना, यानी मतदाताओं की पहचान करना कि कौन कौन है जो वोट देंगे। इसके लिए एक लिस्ट, एक सूची तैयार करना। देखिए, आपको बता दें कि वर्तमान में किसी भी ग्राम पंचायत में 5 से 6 बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, BLO होते हैं, जिनका काम होता है मतदाता सूची को अपडेट करना, यानी नए नाम जोड़ना और जिनकी डेथ हो गई उनके नाम निकालना। तो इसके लिए वो बराबर काम करते रहते हैं। अब सोचिए कि शुरू में जो लिस्ट बनाई गई है तो उसमें कितना समय लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, वो आप अनुमान लगा सकते हैं। और मतदाताओं की संख्या भी कम नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी विशाल जनसंख्या है। तो इतने लोगों की लिस्ट बनाना, मतदाता सूची बनाना, ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग काम था, बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। तो उस समय भारत में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। इन लोगों की पहचान करना उम्र के आधार पर, और वो भी तब जब भारत में साक्षरता दर बहुत कम थी, यानी लगभग 85% जनसंख्या भारत की अनपढ़ थी। और ऐसी स्थिति में मतदाता सूची तैयार करना अपने आप में बहुत ही दुष्कर था, बहुत ही मेहनत वाला काम था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। कैसे? देखिए, मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम होगा जिसकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी हो,
देखिए आपको पता है कि शुरू में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। 1989 में फिर इसको घटा के 18 वर्ष की गई है। तो 21 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति के नामों की पहचान करना, उस व्यक्ति की पहचान करना और एक मतदाता सूची तैयार करना और उसमें उनके नाम अंकित करना। तो इसके लिए जो भी अधिकारी थे वो घर घर जाते और वहां पूछते कि भाई आपके यहाँ 21 वर्ष या उससे अधिक वाले व्यक्ति कौन कौन हैं और उनके नाम बताइए और उनकी जन्म तिथि बताइए। आप सोच सकते हैं कि उस भारत में जन्म तिथि याद होगी लोगों की। खैर इसमें जो भी है अनुमान लगा लिया गया कि 21 वर्ष का हो चुका है और उसका नाम लिख दिया गया। तो इस तरह से ये लंबी चौड़ी मतदाता सूची तैयार हुई। अब जब मतदाता सूची तैयार हो गई और इसकी समीक्षा की गई या इसको देखा गया तो मतदाता सूची को देखकर निर्वाचन आयोग का दिमाग खराब हुआ। कैसे? यानी लगभग 40 लाख महिलाओं के इस मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। हालांकि उनकी उपस्थिति तो थी मतदाता सूची में, लेकिन वो उनके नाम से नहीं था। यानी किसी भी परिवार में, जैसे मान लीजिए कि कोई रामलाल है और उसकी पत्नी का नाम जैसे कमला है, तो मतदाता सूची में उसका नाम कमला नहीं लिखा गया, उसका नाम लिखा गया रामलाल की पत्नी, यानी महिला का नाम नहीं लिखा गया। या फिर रामलाल की कोई बेटी है विमला नाम की, तो उसका नाम विमला नहीं लिखा गया, उसके नाम के कॉलम में लिखा गया रामलाल की बेटी, यानी कि फला की पत्नी, फला की बेटी। इस तरह से उनके नाम लिखे गए जो कि निर्वाचन आयोग ने अस्वीकार कर दी। भाई कैसे स्वीकार हो? यानी महिला मतदाताओं की कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है, उनकी पहचान उनके पति से है, उनके बेटे से है। तो इस प्रकार से फिर दोबारा से फिर इसके ऊपर काम हुआ और जो महिलाओं के नाम छूट गए थे उन महिलाओं के नाम वापस से जोड़े गए। तो जैसे तैसे करके मतदाता सूची तैयार हो गई। तो इस प्रकार से मतदाता सूची तैयार हो गई और निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन हो गया। चुनाव करवाना था और चुनाव करवाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। यानी कि मैंने कहा कि इससे पहले लोकतंत्र है वो शिक्षित और विकसित देशों में ही फलीभूत हुआ था। यूरोप में जो शिक्षित देश थे या विकसित देश थे वहां ही लोकतंत्र कामयाब हुआ था। इसके अलावा जनसंख्या के लिहाज से भी वो सारे देश छोटे थे। भारत अपने आप में अकेला यूरोप से भी ज्यादा जनसंख्या लेके चल रहा था। तो भारत अपने आप में किसी महाद्वीप से कम नहीं था। तो इतनी बड़ी जनसंख्या और वो भी अनपढ़ जनसंख्या के साथ भारत में चुनाव करवाना अपने आप में किसी खतरे से खाली नहीं था। और ये आशंकाएं उठी भी कि भारत में जब लोकतंत्र शुरू हुआ तो अनेक जगह से आशंकाएं उठी कि भारत में लोकतंत्र का ये जो प्रयोग है ये असफल होगा। इसी असफलता की आशंका से अनेक देशों ने गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक रास्ता भी अपनाया था, जो कई सालों तक अलोकतांत्रिक ही रहे। लेकिन भारतीय नेताओं ने एक हिम्मत का काम किया या हिम्मत का परिचय दिया कि उन्होंने लोकतंत्र शुरू किया, चाहे जो भी हो। लोकतंत्र के प्रति या भारत में लोकतंत्र के प्रयोग के प्रति जो आशंकाएं थी वो कुछ इस प्रकार से थी। एक हिंदुस्तानी अखबार के संपादक ने लिखा भी था कि ये जो चुनाव करवाए जा रहे हैं भारत में ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ होगा। ये देखेंगे कि कितना बड़ा जुआ होगा और भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये जो चुनावों का जो झमेला किया जा रहा है, जो लोकतंत्र शुरू किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा, ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ माना जाएगा। इसी तरह की एक और आशंका व्यक्त की ऑर्गेनाइजर नामक एक पत्रिका ने। ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका ने ये आशंका व्यक्त की और क्या अपने लेख में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। देखिए भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शुरू किया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्रदान किया जाए, वोट देने का अधिकार दिया जाए। और आपको पता होना चाहिए कि जब भारत में लोकतंत्र शुरू हुआ उस समय जो विकसित देश थे यूरोप के, जहां लोकतंत्र था, वहां पर महिलाओं को मताधिकार पूरी तरह से दिया भी नहीं गया था। और उस दौर में जहां विकसित देशों में महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया गया था, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शुरू किया, यानी महिलाओं को भी इसमें शामिल किया था। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका ने भी ये बताया कि भारत में ये
जवाहरलाल नेहरू खुद जीवित रहते ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में इस तरह से सार्वभौमिक जो मताधिकार है या लोकतंत्र को इस तरह से शुरू करना ये असफल रहा। इसके अलावा और क्या आशंकाएं व्यक्त की थी, मनहूस बातें तो हुई होंगी उस समय, और क्या बातें हुई, इसी तरह एक आईसीएस अधिकारी यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज का एक अधिकारी था, अंग्रेजी शिक्षा पाया हुआ, उन्होंने भी भारतीय लोकतंत्र के शुरू होने के संबंध में कुछ टिप्पणी व्यक्त की थी। और वो क्या थी कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से यानी अचंभे से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की ये बेहुदी नौटंकी देखेगा। यानी इन्होंने इस लोकतंत्र और इस मतदान को एक तरह से नौटंकी बता दिया कि एक तरह से नौटंकी, अनपढ़ लोग देखो वोट देने जाएंगे। और ये सही भी है कि 85% से ऊपर भारत के लोग अनपढ़ ही थे। तो आशंकाएं तो अनेक थी। हुआ क्या, भारत में चुनाव हुए। चुनाव कब हुए, हालांकि ये माना गया था कि 1950 में जब निर्वाचन आयोग का गठन कर लिया गया, जनवरी में ही कर दिया गया था, तो 1950 में ही किसी महीने में चुनाव शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। और उसकी क्या समस्या रही, मैंने आपको बताया कि एक तो मतदाता सूची में भी कई गड़बड़ियां रही, उनको दुरुस्त किया गया। और अंततः अक्टूबर 1951 को भारत में लोकसभा और राज्यों में जो विधानसभा है उनके लिए चुनाव हुए। यस, यानी लोकसभा की 489 सीटों के लिए और लगभग 3200 सीटें विधानसभा, यानी विभिन्न जो भी 11-12 राज्य थे उनकी विधानसभाओं के चुनाव होने थे। यानी उनसे तो मुख्यमंत्री तय होना था और इससे प्रधानमंत्री तय होना था। तो इस तरह से अक्टूबर 1951 से भारत में चुनाव शुरू हुए, जो फरवरी 1952 तक विभिन्न चरणों में संपादित किए या चले। तो इस प्रकार से भारत का जो प्रथम चुनाव था वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला। और इसको प्रथम आम चुनाव को वैसे 1952 का चुनाव ही माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम चुनाव 1952 के साल में ही हुए थे। तो इस प्रकार से भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए, 1952। आम चुनाव का मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। अब जैसे आशंका व्यक्त की जा रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत के लोग भले अनपढ़ थे, भले वो कुछ सूचनाओं से महरूम थे, कुछ सूचनाएं उनको नहीं पता थी, लेकिन वो लोकतंत्र के प्रति आशान्वित थे, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। 50% से भी अधिक लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। और इस तरह से जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद में चुनाव परिणाम आया तो उस परिणाम को सभी ने स्वीकार किया और हारने वाले ने भी इस चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष माना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव माना। तो इस प्रकार से वो सारी की सारी जो आशंकाएं थी वो आशंकाएं बेईमानी सिद्ध हुई, वो आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई। और भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र केवल विकसित राष्ट्रों की बपौती नहीं है। अगर ठान लें तो यह कम पढ़े लिखे और अविकसित देशों में भी शुरू हो सकता है, और भारत ने ऐसा करके दिखाया। 1952 में जब चुनाव परिणाम आए तो उसमें कौन सी पार्टी जीती ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो 1952 में जब चुनाव परिणाम आए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको लोकप्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की। और वो जीत किस तरह की हासिल की, यानी 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था लोकसभा में, और उसमें से कांग्रेस ने 364 सीटें जीती, यानी लगभग 3/4 सीटें हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती। और ये प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा था। और ये दबदबा एक चुनाव में नहीं, शुरुआती जो 3 आम चुनाव रहे 1952, 1957 और 1962, इसमें कांग्रेस का ही दबदबा रहा। इसीलिए लिखा हुआ है पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व या दबदबा। कैसे, तो केंद्र में जो सरकार बनी वो कांग्रेस की बनी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों की बात करें तो यहां त्रावणकोर, कोचीन को छोड़ दें और मद्रास प्रांत और उड़ीसा की बात करें
तो यहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राज्यों की हम बात कर रहे हैं, केंद्र में तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत क्या 3/4 बहुमत मिल गया। भाई सरकार बनाने के लिए तो बहुमत की जरूरत है, यानी 50+ की जरूरत होती है, लेकिन यहां तो उससे भी कहीं ज्यादा सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की। राज्यों की बात करें तो लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया। कोचीन, त्रावणकोर जो बाद में केरल कहलाया, इसके अलावा मद्रास और उड़ीसा में, इसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर भी कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि पूरे भारत में केवल एक ही पार्टी का शासन था, चाहे वो केंद्र में हो या सभी राज्यों में, और वो कौन सी पार्टी का शासन था? कांग्रेस का। तो इस प्रकार से पूरा भारत कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ था, यानी कांग्रेस ही भारत थी, भारत ही कांग्रेस था। तो इस प्रकार से शुरुआती दौर पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा, जिसको कहा प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। आप यहां पर एक मैप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जहां कांग्रेस के प्रभुत्व को बताया गया है कि शुरुआती 3 आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा। मैंने कहा कि शुरू में 489 सीटों में से, यानी पहले आम चुनाव 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटें जीती। दूसरे आम चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 371 सीटें जीती। टोटल 494 सीटें थी दूसरी लोकसभा में। कुल सीटों की संख्या, कुल स्थानों की संख्या 494 थी, और 494 में से 371 सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती। और अगर हम तीसरी लोकसभा की बात करें, जिसका गठन 1962 में हुआ था, दूसरी लोकसभा के चुनाव 1957 में, तो 5-5 साल का कार्यकाल होता है, 52 से 57 तक 5 साल का कार्यकाल, फिर 5 साल यानी 57 से 62 तक का 5 साल का कार्यकाल, और फिर 57 से 67 तक का 5 साल का कार्यकाल। तो तीसरी लोकसभा में कुल 494 सीटें थी, और उसमें से कांग्रेस ने 361 सीटें जीती। तो तीनों ही आम चुनाव में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगभग 3/4 यानी लगभग 74-75% सीटें हैं वो कांग्रेस जीत रही है। तो इस प्रकार से पूरे भारत में कांग्रेस ही छाई हुई है। यहां पर यह जरूर है कि द्वितीय यानी दूसरे जो लोकसभा के चुनाव थे 1957 में, उसमें कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। जैसे एक तो यहां देख रहे हैं अलग कलर का, केरल में 1957 में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, साम्यवादी पार्टी की सरकार बनी, और इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। तो इन 2 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए 1957 के चुनाव में, तो शेष भारत में पूरी तरह से कांग्रेस छाई हुई थी, सिवाय केरल और जम्मू कश्मीर के। तो ये जो दबदबा हम देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का या प्रभुत्व, ये 3 चुनावों तक कायम रहा। और इस शुरुआती दौर को हम कहते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। और ये प्रभुत्व किस तरह का था ये भी हम पढ़ लेते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी? ये लोकतांत्रिक थी कि अलोकतांत्रिक थी? यहां पर आप 2 बैल देख रहे हैं, ये 2 बैलों की जोड़ी है, ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। देखिए, आप कांग्रेस को हाथ के पंजे के साथ जोड़ रहे होंगे, आपकी बात सही है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही है, लेकिन शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी। वो 2 बैलों की जोड़ी किस तरह से पंजे तक पहुंची ये हम कभी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो चुनाव चिन्ह एक तो कांग्रेस कि एक गुट का चुनाव चिन्ह तो गाय और बछड़े का था, और दूसरे का तिरंगे में चरखे का निशान। और फिर आगे चलकर इंदिरा के नेतृत्व में जो नई कांग्रेस संगठित हुई, उस कांग्रेस का चुनाव चिन्ह फिर बाद में हाथ का पंजा हुआ था। तो शुरू में कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो 2 बैलों की जोड़ी था। तो कांग्रेस का जो ये दबदबा था वो किस तरह का दबदबा था, या इसके प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी, ये हमें समझना होगा। देखिए, एक पार्टी के प्रभुत्व की बात करें तो विश्व में अनेक देश हैं जहां पर एक ही पार्टी का दबदबा रहा है या वर्तमान में भी है। जैसे कि चीन की बात करें, क्यूबा, सीरिया, म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, मैक्सिको, ये कई उदाहरण हैं हमारे सामने जहां एक ही पार्टी का दबदबा रहा है। लेकिन भारत में जो कांग्रेस का दबदबा रहा है या कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, वो क्या अन्य देशों की तरह ही रहा है या उससे अलग है? चलो हम देख लेते हैं कि भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व किस तरीके से था। देखिए, अगर हम चीन, क्यूबा और सीरिया की बात करें तो यहां पर साम्यवादी शासन प्रणाली रही है।
साम्यवादी शासन प्रणाली। और इस शासन प्रणाली में क्या होता है कि केवल एक ही पार्टी को चुनाव लड़ने की आजादी होती है, यानी कि वहां का जो संविधान होता है वह संविधान ही ये व्यवस्था करता है कि वहां केवल एक ही पार्टी रहेगी और वो ही चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी का दबदबा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जहां चुनाव लड़ने की आजादी नहीं है, जहां सामने कोई और पार्टी बनाने की आजादी नहीं है, वो लोकतंत्र तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इन देशों में जो एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ है वो लोकतंत्र के हत्या के बाद में हुआ, या यूं कहें कि वो एक पार्टी का प्रभुत्व गैर लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। यस, इसी तरह अगर म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया की बात करें तो यहां पर भी एक पार्टी का ही प्रभुत्व रहा है, जो भी इनकी स्थानीय जो भी पार्टी रही हो, और उसके पीछे वजह है सेना। यानी यहां पर सैनिक तानाशाह ने कोई पार्टी बनाई तो उस पार्टी के पीछे जो ताकत थी वो सेना की ताकत थी, और सेना ने फिर उसी तरह के नियम बनवा लिए जिससे उसी पार्टी को आगे बेनिफिट होता रहे। तो इस प्रकार से यहां पर एक तरह से सैन्य तानाशाही के बलबूते ही एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। तो हम कहेंगे कि यहां पर भी लोकतंत्र नहीं, गैर लोकतांत्रिक तरीके से यहां पर एक पार्टी का दबदबा कायम रहा। इसी तरह एक देश का उदाहरण और देखते हैं, मेक्सिको। मेक्सिको में एक पार्टी रही है PRI। ये एक स्पेनिश वर्ड है, इसका अंग्रेजी में जो मतलब है वो है कि रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो रिवोल्यूशनरी पार्टी ने क्या किया कि जब एक बार उसने सत्ता प्राप्त कर ली तो उसके बाद उसने ऐसे कुछ नियम बनाए कि या चुनाव इस तरह से करवाए कि इसी पार्टी को बेनिफिट होता रहे, और उसके बाद चुनाव में धांधली करना जिससे कि यही पार्टी लगातार सत्ता में रहे। तो इस प्रकार से मैक्सिको में लगभग 60 सालों तक इसी पार्टी का दबदबा कायम रहा। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे, यहां पर भी जो दबदबा है वो लोकतंत्र की कीमत पर दबदबा है, यानी लोकतंत्र का गला घोंटकर ही यहाँ किसी एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ है। भारत में भी एक पार्टी का प्रभुत्व कायम रहा 1967 तक, 1952 से लेकर 1967 तक एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा, और वो पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। तो भारत में जो कांग्रेस का प्रभुत्व या दबदबा था, क्या इसी तरह का दबदबा था? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत में ये जो कांग्रेस का दबदबा था ये लोकतांत्रिक तरीके से था। यानी भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आजादी है और किसी व्यक्ति को पार्टी बनाने की आजादी है। तो उसके सामने, कांग्रेस के सामने अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, अनेक पार्टियां थी, और वो भी चुनाव लड़ रही थी। अब ये अलग बात है कि ये जो छोटी पार्टियां थी या अन्य जो पार्टियां थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि वो कांग्रेस का मुकाबला कर सके, इसलिए चुनावों के बाद में जो परिणाम आए वो कांग्रेस के पक्ष में आए। देखिए कांग्रेस का प्रभुत्व कायम क्यों हुआ ये हमें समझना होगा। देखिए भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन की अगुवाई किसके द्वारा की जा रही थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। और जो प्रमुख लोकप्रिय नेता थे, जवाहरलाल नेहरू हैं या सरदार पटेल हैं या गांधी जी हैं, वो सब कांग्रेस को लीड कर रहे थे, कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। और जब भारत आजाद हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि अब हम चुनाव भी लड़ेंगे। तो इसका मतलब कांग्रेस जो कि गांव देहात तक फैली हुई पार्टी थी, वो जब चुनाव में उतरेगी तो इसका जो संगठन था वो काफी मजबूत था। तो इतने विशाल संगठन के साथ कोई राजनीतिक दल अगर चुनाव में उतर रहा है तो तात्कालिक अगर कोई पार्टी अस्तित्व में आई है तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से कांग्रेस का दबदबा कायम हुआ। तो हम कहेंगे कि भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था वो लोकतांत्रिक तरीके से था। फिर भी हम अगर कांग्रेस के प्रभुत्व की तुलना करें तो हम कर सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक पार्टी थी अफ्रीकन कांग्रेस, और जो अफ्रीकन कांग्रेस उसने वहां पर नस्लवाद के विरुद्ध आंदोलन किया था। और उसके बाद में जब उसी के नेतृत्व में सरकार बनी तो कई सालों तक अफ्रीकन कांग्रेस की वहां पर सरकार बनी रही। तो ये जो दबदबा था दक्षिण अफ्रीका में वो एक तरह से लोकतांत्रिक था। तो भारत में कांग्रेस का जो प्रभुत्व है अगर उसको किसी से मिलाना हो या यूं कहें कि उसकी तुलना करनी हो, उसकी समानता देखनी हो, तो हम दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन कांग्रेस के साथ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत में शुरुआत में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा,
और ये प्रभुत्व इस तरीके से था, यानी लोकतांत्रिक तरीके से था। देखिए हम पढ़ रहे हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर, और वो दल कौन सा जिसका प्रभुत्व रहा शुरू में, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो क्यों था और वो प्रभुत्व किस तरह का था, यानी उसकी प्रकृति क्या थी, वो भी हमने पढ़ी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो कांग्रेस है उस समय एक विशाल संगठन और सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, और वो कामयाब भी होता गया। यानी पूरे भारत में कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके। तो कांग्रेस इतनी कामयाब क्यों हुई, ये हम देखते हैं। देखिए कांग्रेस की स्थापना आपको पता है 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और शुरू में ये जो कांग्रेस थी ये कुछ लोगों तक सीमित थी, यानी जो अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित हुए उच्च वर्ग के लोग थे या ऊंची जातियों के जो लोग थे, पढ़े लिखे उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे, वहां तक ही कांग्रेस सीमित थी शुरू में। लेकिन फिर कुछ ऐसे जन आंदोलन शुरू किए कांग्रेस ने, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों में ये जो कांग्रेस है ये गांव देहात तक पहुंची, गांव देहात तक ये पहुंची, यानी कि हर जगह फिर कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी और कांग्रेस का विस्तार हुआ। यानी कांग्रेस के मंच पर अब केवल कुछ गिने चुने इलीट वर्ग या कुछ सम्भ्रात वर्ग के लोग ही नहीं थे, वरन गांव देहात के लोग भी इसमें शामिल हुए। तो इस प्रकार से आजादी यानी 1947 तक आते आते कांग्रेस एक विशाल संगठन का आकार ले चुकी थी। इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में का मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस एक ऐसा मंच था जो सभी का वेलकम कर रहा था कि आइए आजादी की लड़ाई में आप शामिल हो। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से कोई भी विचार रखते हो, कोई भी सोच या कोई भी दृष्टिकोण रखते हो, आप कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं और आजादी की इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस में अनेक तरह के विचारों के लोग, विचारधाराओं के लोग धीरे धीरे शामिल होते गए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस में एक तरफ गर्मपंथी थे तो दूसरी तरफ नरमपंथी थे या नरम दल के लोग थे। इसी तरह इसमें दक्षिणपंथी भी थे जो पुरातन संस्कृति को बनाकर रखना चाहते थे, तो इसके उलट इसमें वामपंथी भी थे जो वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना चाहते थे। इस कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति भी थे जो एक तरह से कंजर्वेटिव थे, यानी बदलाव के बिल्कुल विरोधी थे। तो एक तरफ रेडिकल लोग भी थे, रेडिकल का मतलब जो परिवर्तन करना चाहते हैं आमूलचूल। तो इस तरह से हर तरह की सोच वाले लोग इसमें शामिल होते गए। तो इस प्रकार से कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन बनती गई। आजादी के बाद 1947 के बाद जब कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई वाली पार्टी से राजनीतिक पार्टी बन गई, यानी चुनाव में बढ़ चढ़कर उसने हिस्सा लिया, तब भी उसका यह स्वरूप बना रहा। और जब चुनाव लड़ा गया तो चूंकि ये विशाल संगठन था, हर तरह के लोग थे, तो इसी की जीत हुई और राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई इसी ने की थी। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत थी वो भी इसी पार्टी को मिली। तो आगे चलकर ये एक विशाल संगठन बना और ऐसी स्थिति में विपक्षियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। देखिए विपक्षियों के लिए गुंजाइश क्यों नहीं थी कि कांग्रेस स्वयं में इतना विशाल संगठन था कि यहां पर अलग अलग दृष्टिकोण के लोग रहते थे। इसलिए अब आलोचना करें तो कौन करे, स्वयं इसी में हर एक मार्ग को अपनाए जाने की क्षमता थी। अगर विपक्ष किसी एक बात को लेकर कि जैसे मान लो विपक्ष कहे कि आप समाजवादी नहीं हैं, आप समाज में समानता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस का एक धड़ा था वो पहले से एक्टिव था जो कांग्रेस को और ज्यादा सोशलिस्ट या और ज्यादा समाजवादी बनाने के प्रयासों में था। तो इस प्रकार से कांग्रेस सुनती तो इनकी सुनती और इसलिए कुछ इंप्लीमेंट कर देती। तो इस प्रकार से कांग्रेस स्वयं में पक्ष और विपक्ष दोनों बने हुई थी। यस, इसलिए किसी और विपक्ष की जरूरत देश को उस समय हुई नहीं। इसलिए विपक्षी पार्टियों को शुरुआत में
देश ने स्वीकार ही नहीं किया और कांग्रेस का दबदबा कायम रहा। आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं कि यहाँ पक्ष भी में और विपक्ष भी में, यानी आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनको रोकने वाले भी जवाहरलाल नेहरू ही हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी इतनी विशाल थी कि इसमें हर विचार के लोग थे, इसलिए कांग्रेस की आलोचना भी कांग्रेस करती और कांग्रेस की प्रशंसा भी कांग्रेस ही करते। तो इस तरह से शुरू में कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था और कांग्रेस के इस दबदबे के दौर को कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया गया। और ये आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कांग्रेस ही पक्ष और कांग्रेस ही विपक्ष थी। देखिए, हमने पढ़ा कि कांग्रेस का ये जो दबदबा था ये लोकतांत्रिक तरीके से था और अन्य लोगों को भी पार्टी बनाने की आजादी और चुनाव लड़ने की आजादी थी। यस, इसका मतलब विपक्षी दलों की गुंजाइश हमेशा ही विद्यमान रही और अनेक विपक्षी पार्टियां थी भी। इस दौरान अनेक छोटी विपक्षी पार्टियों का उद्भव भी हुआ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव। हालांकि इनकी संख्या और इनकी ताकत काफी कम थी, जो सत्ता पक्ष को हिला पाने में सक्षम नहीं थी, लेकिन फिर भी समय समय पर सरकार की आलोचना के माध्यम से भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को उन्होंने जिंदा रखा, बनाए रखा। हालांकि एक प्रयास आप इस कार्टून के माध्यम से देख रहे हैं, ये मजबूत सत्ता पक्ष है और इसको हिलाने की कोशिश ये विपक्ष के कुछ लोग कर रहे हैं, यानी अपनी आलोचनाओं के द्वारा भारत की लोकतांत्रिक प्रकृति को बनाए हुए हैं। अब हम उस दौरान कुछ विपक्षी पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विपक्षी पार्टी थी और उनकी क्या विचारधारा, क्या और उनके प्रमुख नेता कौन थे, साथ ही साथ उनके अगर चुनाव में उन्होंने भाग लिया तो उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, ये भी हम देखते हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हिंदी के हिसाब से बोले तो हम कहेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा। साम्यवादी दल की हम बात कर रहे हैं। कम्युनिस्ट को हिंदी में कहते हैं साम्यवादी पार्टी या साम्यवादी दल। तो ये जो साम्यवादी दल है, इसने भी एक विपक्ष की भूमिका शुरुआती दौर पर निभाई। साम्यवादी पार्टी की विचारधारा क्या है या किस तरह के ये विचार रखते हैं। हालांकि साम्यवादी जो गुट है, हमने शीत युद्ध के दौर में पढ़ा था, तो उसकी क्या विचारधारा रही है वो हमने उस दौर में भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी यहां हम जान लेते हैं। देखिए, रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उससे ये लोग प्रेरित थे जिन्होंने पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। MN रॉय के नेतृत्व में उस समय इस पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन हम इसकी देखेंगे भूमिका आजादी के बाद चुनाव में। तो ये जो पार्टी है वो रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थी। देखिए, 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और उसके बाद में रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। उसी से प्रेरित होकर भारत के कुछ लोग हैं, इन्होंने भी यहाँ साम्यवादी पार्टी का गठन कर दिया। फिर इस पार्टी का ये मानना था कि 1947 में जो भारत की आजादी हुई है वो भारत की आजादी नहीं है, वो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ है और वो जो सत्ता का हस्तांतरण है वो जनता के पक्ष में नहीं हुआ है। इसीलिए उन्होंने ये माना कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण यानी अदला बदली हुई है, अंग्रेजों से भारतीय पढ़े लिखे लोगों के पास आई है, तो वह एक सच्ची आजादी नहीं है। इसलिए आज भी कॉमरेड यानी साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं वो आजादी का नारा लगाते हैं, हमें चाहिए आजादी। तो ये इस आजादी को सच्ची आजादी नहीं मानते हैं। यानी इनका ये कहना है कि ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए सरकार को बदलना होगा और मजदूर और किसान के नेतृत्व में सरकार का गठन करना है। हमें देश में साम्यवाद की स्थापना करनी है, यानी समानता के ऊपर इनका जोर रहता है, स्वतंत्रता की बजाय समानता पर। इसका मतलब क्या होगा कि समाज में जो विभेद है कि जैसे जो संपत्ति या संसाधन है वो कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है, बाकी के ज्यादातर लोग वंचित हैं, गरीब हैं। तो इसलिए अगर समाज में समानता लानी है तो ये जो भी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के ऊपर सरकार अपना नियंत्रण स्थापित करे, अपने हाथ में ले और फिर सभी को वो समान बना दे, यानी सभी को समान कर दे, इनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाए या निजी क्षेत्र को समाप्त करे और पूरा का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखकर समाज में समानता स्थापित करे। तो यहाँ स्वतंत्रता पर बल नहीं दिया जाता वरन समानता पर बल दिया जाता है। ये पूंजीवाद का पूरी तरह से दुश्मन है या दुश्मन मानती है अपने आप को ये विचारधारा, ये पार्टी, कि पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। और आपने देखा भी है कि
शीत युद्ध का जो मूल कारण है वो पूंजीवाद और साम्यवाद में टकराव ही था। इसी तरह निजीकरण का विरोध, यानी निजी चीजें तो होनी नहीं चाहिए, सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए, सरकारी नियंत्रण में सब कुछ चलना चाहिए, तभी सरकार समाज में समानता स्थापित कर पाएगी। यस, इसके जो प्रमुख नेता आजादी के समय और उसके बाद A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नमोद्रिपाद, P.C. जोशी, अजय घोष, ये इनके प्रमुख नेता रहे हैं। ये भी आपको याद करने हैं। कई बार मिलान के इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनका संबंध कौन सी पार्टी से रहा है, तो ये इनके प्रमुख नेता हैं। तो इस पार्टी का चुनावी राजनीति में क्या प्रदर्शन रहा, ये भी हम देख लेते हैं। 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुए तो ये पार्टी चुनाव मैदान में थी। इससे पहले ये लोग ज्यादा क्रांतिकारी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये समझ चुके थे कि भारत में अगर परिवर्तन करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से ही हो पाएगा, क्रांति के माध्यम से नहीं हो पाएगा। क्योंकि कम्युनिस्टों की एक सोच होती है कि पूंजीवाद को खत्म करना है, इसके लिए पूंजीपति स्वयं अपनी संपत्ति किसी को दान में नहीं देंगे, इसके लिए मजदूरों को संगठित होकर क्रांति करनी है पूंजीपतियों के खिलाफ, और इस तरह से क्रांति के माध्यम से ही समानता या साम्यवाद की स्थापना हो सकती है। तो भारत में इन कम्युनिस्टों ने यह समझ लिया था कि भारत में क्रांति कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए चुनावी राजनीति में वो उतरे। और 1952 के चुनाव में आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी है वह 2 नंबर की पार्टी थी। 1 नंबर पे तो कांग्रेस थी और दूसरा स्थान प्राप्त किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी इसने 16 सीटें लोकसभा की जीती थी। ये अलग बात है कि विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन है वो कांग्रेस के सामने कुछ भी नहीं था, यानी कांग्रेस के 10वें हिस्से के बराबर भी कोई पार्टी है वो सीट प्राप्त नहीं कर पाई थी। तो 16 सीटें इसने प्राप्त की और ये सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी थी प्रथम आम चुनाव में। यस, उसके बाद 1957 के जब चुनाव हुए तो इस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में तो अपना प्रदर्शन सुधारा ही, साथ ही साथ केरल में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कुछ निर्दलियों के सहयोग से केरल में साम्यवादी पार्टी की यानी कम्युनिस्टों की सरकार बन गई। और आपको बता दें कि विश्व में यह पहली ऐसी घटना थी कि जब साम्यवादियों की लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी, यानी इससे पहले जहां कहीं भी साम्यवादी पार्टी या साम्यवादियों की जो सरकार बनी है वो क्रांति के माध्यम से बनी है, लेकिन भारत में इन साम्यवादियों की जो सरकार बनी वो चुनाव के माध्यम से, लोकतांत्रिक माध्यम से सरकार बनी। तो 1957 में नमोद्रिपाद के नेतृत्व में केरल में सरकार बनी। ये कांग्रेस के लिए एक झटका था, क्योंकि पूरे भारत में कांग्रेस ही फैली हुई थी और कांग्रेस को अगर सबसे पहले किसी ने चुनौती दी किसी राज्य में तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनौती दी थी। और इसीलिए 1959 में आते आते केरल की कम्युनिस्ट सरकार को यानी साम्यवादी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। और आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नमोद्रिपाद के नेतृत्व में एक तरह से विरोध प्रदर्शन है। इनको बर्खास्त करने के बाद विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया कि एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ क्यों किया गया। तो इस प्रकार से 1957 में केरल में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में एक सरकार का गठन हुआ। 1964 में आते आते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन हो गया। इसमें से एक गुट ऐसा था जो ये मान रहा था कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है अब वह मार्क्सवाद और लेनिनवाद के आधार पर आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए इस पार्टी में से एक गुट ऐसा था जिसने मार्क्सवाद के नाम से एक अलग कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कोष्टक में मार्क्सवाद। इस प्रकार से CPI, ये तो पार्टी मूल पार्टी थी, एक अलग पार्टी बन गई CPIM, M का मतलब मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवाद। तो इस प्रकार से जिसको शॉर्ट में या लोकप्रिय रूप से CPM बोला जाता है। तो इस प्रकार से 1964 में इस पार्टी में से अलग होकर CPM बनी और इस तरह से ये 2 अलग अलग पार्टियां हो गई। और आगे चलकर ये जो
मूल पार्टी थी भाकपा या सीपीआई, ये कमजोर पड़ती गई और ये पार्टी ज्यादा उभरी। तो इस प्रकार से ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि मुख्य विपक्षी दलों में है। अगली पार्टी के बारे में हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी। देखिए सोशलिस्ट पार्टी क्या थी। 1934 में कांग्रेस के भीतर ही, कांग्रेस पार्टी थी उसी के भीतर ही एक समूह था जो अपने आप को समाजवादी कहता था, यानी सोशलिस्ट कहता था, हिंदी में कहें तो समाजवादी। ये जो कुछ गुट था, ये वर्ग था, ये मानता था कि कांग्रेस है उसको और ज्यादा परिवर्तनकारी और समतावादी होना चाहिए। यानी कांग्रेस को चाहिए कि वह ये जो वंचित वर्ग है, इन वंचित वर्गों के लिए काम करना चाहिए, यानी समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ क्रांतिकारी उपाय करने चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो सोशलिस्ट थे यानी समाजवादी लोग थे जो कांग्रेस के भीतर ही थे, वो क्या चाहते थे कि कांग्रेस और ज्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी यानी समानता के लिए वो काम करे। यस, अब समानता के लिए साम्यवादी पार्टी तो क्या मानती है मूल रूप से कि क्रांति के माध्यम से, कि मजदूर किसान है वो लोग क्रांति करें और क्रांति के माध्यम से समानता स्थापित हो। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी मानती थी कि ये जो समानता या समाजवाद की स्थापना होगी वो लोकतांत्रिक तरीके से ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये इनकी सोच या विचारधारा रही है। इसके जो प्रमुख नेता थे वो जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया। देखिए 1948 में क्या हुआ। 1948 में कांग्रेस ने अपना संविधान में या अपना जो नियम था उसमें बदलाव कर दिया और ये कहा कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो संगठनों का सदस्य नहीं रहेगा, या तो वो कांग्रेसी हो सकता है या फिर वो सोशलिस्ट हो सकता है। इसलिए मजबूरन इन लोगों ने अलग पार्टी बनाई, सोशलिस्ट पार्टी। और आगे चलकर धीरे धीरे कांग्रेस ने या कांग्रेस की सरकार ने स्वयं ये घोषणा कर दी कि हम लोकतांत्रिक समाजवाद की राह पर चलेंगे, यानी समाज में समानता के लिए हम काम करेंगे। तो फिर इस पार्टी के पास विचारधारा की कुछ भिन्नता रही नहीं। भाई जो ये सोचती थी वो कांग्रेस ने अपना लिया, इसलिए सोशलिस्ट पार्टी धीरे धीरे समाप्त होती गई, यानी इसका जनाधार नहीं रहा। तो इस प्रकार से ये थी सोशलिस्ट पार्टी जो आगे चलकर और पार्टियों में भी विभाजित हुई, जैसे कि मजदूर सोशलिस्ट पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और वर्तमान में अनेक जो समाजवादी पार्टियां हैं उनके ऊपर इस पार्टी की छाप देखी जा सकती है। या यूं कहें कि वर्तमान में कई पार्टियां जैसे समाजवादी दल जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की जो पार्टी है सपा, या फिर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, और इसी तरह जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाली पार्टी, या जनता दल धर्मनिरपेक्ष देवगौड़ा की पार्टी। तो वर्तमान में इन पार्टियों के ऊपर इस पार्टी की छाप देखी जा सकती है। तो ये सोशलिस्ट पार्टी थी। विपक्षी पार्टियों के क्रम में आगे जो पार्टी वो है भारतीय जनसंघ। देखिए भारतीय जनसंघ पार्टी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस या हिंदू महासभा, इनमें इस पार्टी की जड़ें देखी जा सकती है। हिंदू महासभा, आरएसएस और हिंदू महासभा के कुछ लोग जो राजनीति में आना चाहते थे, इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। यस, इसकी जो विचारधारा रही है वो है कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, यानी जब भारत धर्म के आधार पर विभाजित हो गया है तो भारत की एक संस्कृति रह गई है, उसी संस्कृति के आधार पर भारत को आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर देश का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भारत को आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बनाना है तो हम उसकी जड़ें हमारी संस्कृति और परंपरा में होनी चाहिए। यानी भारतीय संस्कृति और परंपरा को बनाकर हम आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकते हैं। यस, भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाना। देखिए ये जो जनसंघ जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी,
इनका मानना था कि भारत के जो टुकड़े हुए हैं ये गलत हैं और हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान है इसको वापस मिला दिया जाए और एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। यस, इनकी विचारधारा में एक बात ये भी कि अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, यानी हिंदी का इन्होंने जोरदार समर्थन किया, अंग्रेजी का विरोध किया। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को रियायत देने का विरोध किया, यानी अल्पसंख्यक समुदाय को जो रियायत या छूट दी जाती है उस छूट का भी इन्होंने हमेशा ही विरोध किया। इसके अलावा कश्मीर में जो कश्मीर को स्वायत्तता दी गई, यानी धारा 370 के तहत विशेष प्रावधान किए गए, तो धारा 370 को लेकर भी जनसंघ ने हमेशा ही केंद्र सरकार को निशाने पर रखा, यानी कश्मीर में धारा 370 को हटाना इनकी शुरू से विचारधारा रही है। इनके जो प्रमुख नेता या इनके जो संस्थापक नेता रहे हैं वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधव। आगे चलकर ये जो भारतीय जनसंघ है इसने विपक्षी पार्टी की भूमिका तो निभाई, लेकिन इसकी सीटें बहुत सीमित रहा करती थी। लेकिन 1980 और उसके बाद में इस पार्टी ने अपना स्वरूप बदला और एक नई पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी का तो समापन हुआ और इन लोगों ने एक नई पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं बीजेपी। तो बीजेपी कि अगर कोई मदर पार्टी है या बीजेपी जहां से बनी वो है भारतीय जनसंघ। तो वर्तमान में ये जो पार्टी है वो बीजेपी के नाम से है और जहां ये शुरुआत में 2, 4, 5 सीटों पर सीमित रहती थी, वर्तमान में आप देख सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा फैली हुई पार्टी है। केंद्र हो या अनेक राज्य हो, आज बीजेपी का परचम लहरा रहा है। आप देखेंगे कि किस तरह से भारत की राजनीति ने करवट बदला है। जहां शुरुआती 3 आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा होता था, कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था, आज कांग्रेस अपने अस्तित्व को लेकर जूझ रही है। और जहां इस तरह की पार्टियां बहुत गिने चुने सीटें वो प्राप्त कर पाती थी, आज वो पूरे भारत में फैली हुई है। तो इस तरह से राजनीति ने अपने अनेक रंग बदले हैं और राजनीति ने अपने अनेक मुकाम हासिल किए हैं। यस, अगली विपक्षी पार्टी के रूप में हम पढ़ेंगे स्वतंत्र पार्टी। देखिए, स्वतंत्र पार्टी है उसकी विचारधारा साम्यवादी पार्टी से बिल्कुल विपरीत है। इसके जो प्रमुख नेता रहे हैं सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी। इनकी विचारधारा क्या थी? देखिए, जमींदारी प्रथा का समर्थन। देखिए, भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए या समानता की स्थापना के लिए जिस जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात की, उसी जमींदारी प्रथा को बनाए रखना चाहती थी स्वतंत्र पार्टी। यानी वो चाहती थी कि जिसके पास जो संसाधन वो रहे, सभी को निजी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को खुली छूट होनी चाहिए। अमीरों के टैक्स से गरीबों की सहायता नहीं होनी चाहिए, यानी अमीरों का कोई जो धन है वो खैरात नहीं है जिसको गरीबों में बांटा जाए। तो इस तरह से वो ये चाहते थे कि अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर सरकारी नियंत्रण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए और सभी को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर गरीब हैं तो वो अपनी वजह से गरीब हैं, इनके लिए अमीरों के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। यस, इस तरह से भारत में समाजवादी प्रयासों की विपरीत विचारधारा रखने वाली पार्टी थी। गुट निरपेक्षता की नीति का उसने विरोध किया कि क्या गुट निरपेक्षता में रखा है। सोवियत संघ से जो दोस्ती थी भारत की, उसका भी उसने विरोध किया। तो किसका समर्थन वो चाहता था? यस, स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि अमेरिका से उसकी नजदीकी हो, अमेरिका से उसकी दोस्ती हो। जैसा कि आप समझ रहे हैं, अमेरिका जो कि पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक है और ये पार्टी स्वयं पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रही है, ये अर्थव्यवस्था के ऊपर सरकारी नियंत्रण को अस्वीकार कर रही है। तो इस प्रकार से इस पार्टी की विचारधारा के हिसाब से इसका स्वाभाविक झुकाव किसकी तरफ होना था? अमेरिका की तरफ। इसलिए वो भारत सरकार की आलोचना करती थी कि भारत ने ये गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपना रखी है और अगर उसकी दोस्ती सोवियत संघ से है तो वो गलत है, उसकी दोस्ती अमेरिका के साथ होनी चाहिए। इस पार्टी को अगर समर्थन मिला तो आम व्यक्ति का तो समर्थन नहीं मिला होगा, कुछ राजा महाराजाओं का, जमींदारों का इनको समर्थन मिला होगा, कुछ उच्च वर्ग या पूंजीपतियों का इनको समर्थन मिला, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। इसलिए धीरे धीरे स्वतंत्र पार्टी है वो अपना जनाधार खोती गई और एक दिन ये समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र पार्टी थी। यस, हम पढ़ रहे हैं
कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, और वो कौन सा दल था? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और शुरुआती 3 आम चुनाव में, यानी यूं कहें कि 1952 से लेकर 1967 तक, भाई चौथे आम चुनाव होने हैं वो 1967 में होने। तो 3 आम चुनाव तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा। और उसके बाद में 1967 में हम आगे पढ़ेंगे, 1967 में जब चौथे आम चुनाव हुए तो कांग्रेस के इस प्रभुत्व को चुनौती मिली। जो अभी हमने विपक्षी पार्टियों की बात की, अनेक विपक्षी पार्टी हैं वो संगठित हुई और संगठित होकर उन्होंने कांग्रेस का सामना किया। और दूसरी बात देखिए, शुरुआती 3 आम चुनाव में कांग्रेस में नेहरू जैसा चमत्कारिक नेतृत्व वाला व्यक्ति था, लेकिन 1964 में जब नेहरू जी का देहांत हो गया तो अगला जो चुनाव था, चौथा आम चुनाव, वो नेहरू के बिना ही कांग्रेस को लड़ना था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें, और आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ये क्लास आप तक पहुंचाने में जिन्होंने मदद की है वो है आर्यवीर अकेडमी नीमका थाना। इसलिए आर्यवीर अकेडमी नीमका थाना को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।